वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले। आ जाओ मेरे बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट करा लो। देखिए बच्चों, हम लोग कर रहे थे 2018 का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट, और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। कल की क्लास में हमने देखा था यहाँ तक बेटा मुझे थोड़ी सी अभी दिक्कत है। यहाँ तक हमने देखा था गॉस के नियम का प्रूविंग कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना था। जिसने भी अंसाल पेपर का पहला पार्ट नहीं देखा, जिसपे ये सारे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, ये सारे क्वेश्चंस बताए हैं, इसके बाद ये सारे क्वेश्चंस बताए हैं कि विभव प्रवणता क्या है, ये सब प्रोटॉन के लिए त्वरित किया जाता है विभव प्रचीर, और ये अभिदर्शक लेंस को परे क्यों रखा जाता है, क्योंकि फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सके, इसके लिए किनारेक, और ये स्थैतिकी गॉस के नियम का उल्लेख, इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करना था। अब आ जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हमें तीसरे के खा। तो सबसे पहले कॉपी लिखते कैसे हैं, यहाँ पे रेड पेन का यूज आपको नहीं करना है, ब्लैक या फिर ब्लू पेन का प्रयोग करना है। हरा नहीं है, ये ब्लू पेन है। कैसा है? ब्लू है। अब मैं यहाँ पे जैसे रेड पेन का यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपको ना बोर्ड एग्जाम पे आपको ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है और ब्लैक पेन का, रेड का नहीं करना। अब बीच में आपको ऐसे लिखना है, जैसे तीसरे का खा है, यहाँ पे तीसरे का खा, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का 3 ऑफ खा का आंसर, यहाँ पे लिख देंगे आंसर। ठीक है, और यहाँ पे भी ये जैसे वो है फिजिक्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है बायो सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, इसकी सहायता से एल लंबाई तथा आई धारावाही चालक के एक्स दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक बताइए। तो अब कमेंट बॉक्स में जल्दी से ये बता दो कि बायो सेवर्ट का नियम किस किस को आता है। बायो सेवर्ट का नियम मेरा कौन सा ऐसा प्यारा छात्र है जिसे नहीं आता, और कौन सा ऐसा प्यारा और एकदम बदतमीज गधा छात्र है जिसको आता नहीं है, और कौन सा प्यारा छात्र है जिसको आता है। तो कमेंट बॉक्स में बताओ यार जल्दी से। आप सभी मेरे प्यारे हो, और आपके लिए मैं अच्छा अच्छा गीत सुनाऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा, वही वाला गीत मेरा चैन वैन सब उजड़ा। मैंने देखिए बेटा आप सभी के लिए एक वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि मेरा सेटअप क्या है, मेरी जीने की लाइफ स्टाइल क्या है, मेरे पास मकान है या नहीं है, घर मतलब मैं घर में अपने स्वयं के रहता हूँ या किराए से रहता हूँ, मैं खुद खाना बनाता हूँ, कपड़े खुद धोता हूँ, ये सारी बातें बताई थी। मैं किस प्रकार के कैसे वीडियो बनाता हूं, सेटअप मेरा कैसा है, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में दिखा दी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि यार आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना और उस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि सबको पता चल सके मेरी लाइफ स्टाइल के बारे में। ठीक है बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं बायो सेवर्ट के नियम के बारे में। ठीक है, तो देखिए बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जब भी बोले चुंबकीय क्षेत्र, तो बी क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। और बायो सेवर्ट का नियम होता है बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसका फार्मूला होता है आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, दूरी को एक्स लेना है ना कि आर लेना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन अपना, दूरी को एक्स लेना है। 2018 का मॉडल पेपर है। देखिए क्या कह रहा है कि हमें दूरी को कैसे लेना है, बायो सेवर्ट के नियम का उल्लेख, इसकी सहायता से एल लंबाई और आई धारावाही, ये तो ठीक है, लेकिन लंबवत कौन सी दूरी है? एक्स दूरी है। तो सबसे पहली बात बेटा आप ये याद कर लीजिए कि बायो सेवर्ट के नियम का क्या होता है, ये जो फार्मूला है इस प्रकार का फार्मूला होता है। नंबर फर्स्ट आप ये याद कर लीजिए इस फार्मूले को, क्योंकि अगर ये फार्मूला याद है तो आप इस डेरिवेशन को आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए क्या होता है बेटा, एक टेढ़ा मेरा तार होता है। कैसा तार होता है? एक हल्का सा ऐसा कुछ करके एक तार होता है, और इसके आर दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर हम लोग पी मानते हैं, लेकिन हम सपोज करते हैं ये एक्स दिया गया है, तो एक्स दूरी पर पी मान लेते हैं। कितनी दूरी पर? एक्स दूरी पर पी मान लेते हैं। मानते हैं कि इसका जो कट पॉइंट है यहाँ से, तो थोड़ा कट पॉइंट मान लेते हैं डेल्टा एल। कैसा? डेल्टा एल। लेकिन क्वेश्चन अपना क्वेश्चन के हिसाब से चलिए, देखिए क्वेश्चन अपना यहाँ पे हम डेल्टा एल मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन अपना बोल रहा है कि यहाँ पे कैपिटल एल लंबाई, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे कैपिटल एल लंबाई। ठीक है, फिर इसके बाद बोल रहा है कैपिटल आई धारा, तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल आई वैद्युत धारा भी प्रवाहित करेंगे। मतलब जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा आपको करना है। हम लोग यहाँ पे स्मॉल आई धारा और डेल्टा एल लेते थे, तो यहाँ पे डेल्टा एल प्रूव होता था। अब ये क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछ रहा है कि कैपिटल आई रहेगा, एल रहेगा, और ये साइन थीटा रहेगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर रहेगा। पूरा स्ट्रक्चर बदल रहा
है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था ये वाला, लेकिन अब पूछ रहा है ये वाला। तो आपको सिर्फ दिमाग लगाना है बस, कि हमने यहाँ पे आर दूरी रिलेट करते हैं और अगर स्मॉल आई धारा बढ़ाते हैं, डेल्टा एल पार्ट काटते हैं, तो ये प्रूव हो के आता है। अब देखो ये एक तार है, इस तार का कुछ नाम दे देते हैं, ये तार कोई सीडी तार है। कौन सा तार है बेटा? सीडी तार है। तो सबसे पहली बात बेटा, जब हम लोग डेरिवेशन को करते हैं, ये बायो सेवर्ट लॉ को कर रहे हैं, ठीक है, 3 के का बायो सेवर्ट लॉ। तो जब भी कभी हम क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम लोग राइट साइड में क्या चित्र बना देते हैं और लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं? थ्योरी लिखते हैं उसकी। तो इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे माना सीडी कोई तार है, ये क्या है? लेट, या इंग्लिश मीडियम है अगर तो लेट सी डी ए वायर लिखेंगे, लेट सी डी ए वायर, जिस पर क्या हो रही है? वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो फ्लोइंग द करंट आई, यहाँ पे लिखेंगे लेट सी डी वायर एंड फ्लोइंग द करंट आई, इतना लिख देंगे। फिर इसके बाद मानेंगे इसके बीच में देखिए, जब भी कभी दो भुजाएं आपस में काटती हैं तो क्या बनता है? कोण बनता है। तो यहाँ पे एक थीटा कोण भी वर्क करेगा। फिर इसके माने, इसको एक पॉइंट मान लीजिए, मान लेते हैं ओ, तो मानेंगे लेट पॉइंट ओ सेपरेटेड डिस्टेंस एक्स, लेट पॉइंट पी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ चुंबकीय मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड इज पी पॉइंट। यानी कि हिंदी मीडियम से है अगर आप तो समझिएगा, लिखेंगे माना सी डी कोई एक तार है, जो बिंदु, माना सी डी कोई एक तार है जिसमें वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। हम कैपिटल एल दूरी पर एक कट पॉइंट काटते हैं, बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो बेटा सबसे पहली बात, माना सी डी कोई एक तार है, माना सी डी कोई एक तार है, बिंदु ओ से एक्स मीटर की दूरी पर, इस पर लिखेंगे माना सी डी कोई एक तार है जिसमें वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, वो बिंदु ओ से एक्स मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा। इसके बाद सबसे पहली बात, आपको मैंने फार्मूला क्यों लिखा था इस पे? इसलिए लिखा था ताकि आपको कुछ ना कुछ, अब देखिए इतनी थ्योरी सपोज इसमें आपने लिख दी, थ्योरी लिखने के बाद ये जो मैंने अभी थ्योरी बताई ना, यहाँ पे लिखेंगे माना सी डी कोई एक तार है जिस पर वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पहले पॉइंट पे कि लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र बी उस तार पर, किस तार पर? ये जो तार है, ये तार, उस तार पर बहने वाली धारा के, बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए बी अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है सीधा सीधा, ये मतलब होता है। अगर तुमसे मैं कह दूं कि कैपिटल एम अनुक्रमानुपाती है, कहे कि कैपिटल एम अनुक्रमानुपाती है सी के, तो यानी कि अनुक्रमानुपाती कैपिटल एम अनुक्रमानुपाती सी, तो ये होगा। अगर मैं बोल दूं व्युत्क्रमानुपाती, तो एम व्युत्क्रमानुपाती 1/, होता है। मतलब इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में बोलेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, ये बोल देंगे इंग्लिश में। ठीक है। इसके बाद ये लिखेंगे फर्स्ट। सेकंड पे आएंगे, सेकंड पे देखिए फार्मूले पे क्या है? आई है, आई था तो हमने पहले कंडीशन बनाया। देखिए यही हमें प्रूव करना होता है, बी प्रोपोर्शनल आई, बी प्रोपोर्शनल एल, बी प्रोपोर्शनल थीटा या फिर साइन थीटा, और इसके बाद बी प्रोपोर्शनल 1/r²। तो ये कंडीशन की हमें वैल्यू लिखनी होती है। सपोज हमने सेकंड कंडीशन ये एल है, अब हमने
बच्चों, अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा तो बस आपको डाउटनट ऐप को खोलना है और क्लिक करना है अपने सवाल को और बस क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। चाहे फिर वो आपका सवाल होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, यानी किसी भी बोर्ड का हो, या आईआईटी जेईई मेन एडवांस का हो, या 6 से लेकर 12th तक का हो। ठीक है, तो सभी डाउटनट पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी का भी सवाल हो, सबका सॉल्यूशन आपको डाउटनट ऐप पर मिलेगा। और 9th से 12th तक की यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज ही जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, डाउटनट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। हो जाएगा चौथा समीकरण। इसके बाद यहाँ पे करेंगे चौथा समीकरण में, सॉरी चौथे नंबर पर लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र बी उसकी त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। यहाँ पे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र बी उसकी त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये लिख देंगे। इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये फोर्थ था। और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2, 3, 4 को मिलाने पर, और ये आ जाएगा आई लेंगे। इसके बाद ये वाला डेल्टा लेंगे, ये वाला एल लेंगे, ये वाला साइन थीटा लेंगे, और ये अपान में आर स्क्वायर है तो इसको अपान में आर स्क्वायर लेंगे। बोलो अगर ये फार्मूला याद रहता तो कितनी आपको डेरिवेशन को हल करने में आसानियत रहेगी। अगर ये फार्मूला याद रहता है तो नहीं याद रहता तो भैया रोगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई तो अभी देखिए, इस प्रोपोर्शनल को जब जब हम हटाते हैं तो अलग अलग जगह अलग अलग कांस्टेंट आता है, लेकिन जब भी चुंबकीय क्षेत्र आप पढ़ रहे हैं तो इस पे आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब देखिए हमने कैपिटल आई लेट किया था तो यहाँ पे हमें कैपिटल आई करना पड़ेगा। देखिए हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कैपिटल आई, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कैपिटल आई और कैपिटल एल एक्स दूरी। तो हमने एक्स दूरी लेट किया था, तो यहाँ पे देखो एक्स दूरी लेट किया था, हम भी थोड़ा सा मैं भूल गया, ये एक्स दूरी लेट किया था तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब देखो तो ये म्यू नॉट आप प्रोपोर्शनल को हटाया, बराबर का साइन लगाया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एल साइन थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये हमें प्रूव करके देना था, जो कि मैंने दे दिया। इस कमेंट बॉक्स में बताना ये किसके किसके समझ में आया, किसके समझ में नहीं आया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2 अपवर्तनांक वाले कांच के उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो एन ग्लास यानी कि एन कांच के लिए दिया गया है 3/2 है, और कह रहा है प्रत्येक यानी कि R1 बराबर R2 की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, 10 सेंटीमीटर। इसको हम लोग चाहें तो मीटर में चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 10 × 10 की पावर -2 मीटर। ज़्यादा इसके कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया है तो ये हो जाएगा 1/10 मीटर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ना 1/10 मीटर, इसको अपान में ले जाएंगे तो 1/100 हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। बात समझ गए बेटा। अब इसके बाद देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर लेंस के दोनों ओर 4/3 अपवर्तनांक का माध्यम है। ये लेंस के चारों ओर अपवर्तनांक का माध्यम, यानी कि अपवर्तनांक क्या होता है अपना, एन होता है। तो एन अपवर्तनांक के लिए दिया गया है, अपवर्तनांक के लिए कितना दिया गया है, सॉरी एन माध्यम के लिए कितना दिया गया है बेटा, 4/3 दिया गया है, ठीक है, 4/3 दिया गया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि लेंसों के प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की कह रहा है दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब की, वस्तु की दूरी होती है u, क्या होती है बेटा, वस्तु की दूरी होती है u, और u बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, यहाँ पे भी सेंटीमीटर में दी गई है वैल्यू, हम लिख लेंगे सेंटीमीटर। इसके बाद हमसे क्वेश्चन कर रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि v की वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहली बात v की वैल्यू बतानी है तो हमें पता होना चाहिए 1/f बराबर फार्मूला होता है 1/v + 1/u। अगर लेंस की बात करेगा तो माइनस कर देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन काहे की बात कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है लेंस, अगर क्वेश्चन बोलता दर्पण तो हम ये फार्मूला लगाते, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है लेंस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बात यह है कि हमें 1/f की वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं 1/f बराबर एक फार्मूला होता है n - 1
और इनटू में होता है 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला होता है, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा और पढ़ते चले आ रहे हैं। और देखिए जब दो अपवर्तनांक दिए गए हों तो n बराबर एक फार्मूला होता है, कांच दिया गया हो या फिर कोई भी बॉडी हो, कांच दिया गया हो, जल दिया गया हो, तो कांच या जल का अपवर्तनांक बटे फार्मूला होता है माध्यम का अपवर्तनांक। क्या होता है बेटा? माध्यम का अपवर्तनांक। तो आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हो। तो 1/f बराबर फार्मूला डायरेक्ट बना लीजिए n2 माइनस n1 या n1 माइनस n2 -1, और अब इनटू में हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो बेटा बात ये है, r1 और r2 की वैल्यू आपको दी गई है। n1 का मान आपको कांच या ग्लास के लिए जो पहले दिया जाता है, देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है साफ साफ कि ये 3/2 कांच के लिए दिया गया है, तो ऊपर रखेंगे, और ये जो 4/3 अपवर्तनांक माध्यम के लिए है इसको नीचे रखेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए दूसरे पेज पर ही चलना पड़ेगा, फिर भी कोशिश करते हैं। 1/f बराबर, देखो पहले यानी कि कांच के लिए दी गई थी 3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2, और ये n1 के लिए कितनी दी गई है? 4/3, तो इसको लिखेंगे 4/3, और ये -1, ये हो गया। इसके बाद 1/r1 की वैल्यू 10 और -1/r2, इसकी भी वैल्यू कितनी दी गई है? 10, लेकिन 10 नहीं दी गई, 1/10 दी गई है। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी दी गई है? 1/10। देखिए पहला r1, जब भी कभी आपसे उत्तर लेंस की बात करेगा तो r1 आपका धनात्मक होगा और r2 ऋणात्मक होगा। r1 धनात्मक और r2 कैसा होगा बेटा? ऋणात्मक होगा। तो सबसे पहली बात आपको यही रिलेट करनी है कि कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक होगा। अब इस तरफ कैलकुलेशन नहीं, न्यू पेज पर चलते हैं और इसकी कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आप सभी को। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज लिख दी हैं इसके अनुसार। देखो यहाँ पे मैंने इसी के अनुसार वैल्यू लिखी है। n1 की वैल्यू अपवर्तनांक कांच के लिए होगी तो ये n2 की कहलाएगी, ऊपर रखना है हमने, तो n2 मैंने 3/2 लिख दिया। फिर इसके बाद n1 की वैल्यू 4/3 कहलाएगी, तो मैंने n1 का मान 4/3 लिख दिया। फिर इसके बाद r1 r2 की वैल्यू पीछे आप देख चुके हो, 1/10 निकाला था मैंने कैसे। ठीक है, इसके बाद देखो इस पर रखना है हमें। ठीक है, अब अगर बेटा आप लोग एक बात याद रखिएगा, हमेशा इसको रखिएगा, तो जैसे ही रखेंगे, इधर जैसे ही रखेंगे तो देखिए आंसर जो आएगा वो क्या में आएगा? मीटर में। और हमें u की वैल्यू दी गई है कितनी? u की वैल्यू दी गई है सेंटीमीटर में, और हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो 1/f का मान भी हम सेंटीमीटर में निकालें, यानी कि r1 और r2 की जो वैल्यू है उसको मीटर में ही रहने दे। तो r1 बराबर 10 और r2 बराबर -10 हो जाएगा। पहली वैल्यू ऋणात्मक और दूसरी धनात्मक होती है, ये मतलब गलत हो गया। गलत क्या हो गया? हम लोग रखेंगे तो मीटर में निकलेगी, कैलकुलेशन लंबी जाएगी, इससे भी आ जाएगा, निकालो मीटर में निकलेगी। इसके बाद फिर से आपको मीटर को चेंज करना पड़ेगा। रखते हैं वैल्यू, तो 1/f बराबर n2 की वैल्यू कितनी दी गई है? 3/2 अपान में 4/3 दी गई है n1 की, -1 करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1/10, और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा 1/10। ठीक है, इसके बाद बेटा क्या करेंगे? देखो समझो, इस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 त्रों को 9, और ये हो जाएगा 8 -1। इसके बाद ये हो जाएगा 10 LCM ले लेंगे तो 1 + 1, और इसके बाद ये हो जाएगा 9 - 8/8। इसके बाद ये हो जाएगा 2/10, तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 1/8, और ये हो जाएगा 5 मल्टीपल में, तो ये आ जाएगा 1/40। ये आ जाएगा 1/f बराबर, यानी कि f बराबर अपने पास आ जाएगा बेटा 40। बोलो समझ में आ गया सभी लोगों के? क्या दिक्कत हुई, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर u बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और बराबर में निकाला 40 सेंटीमीटर। तो इसके बाद हमें v पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं 1/f बराबर 1/v + 1/u, लेकिन लेंस की बात करता है तो यहाँ पे माइनस करते हैं, तो 1/40 बराबर 1/40 बराबर 1/v - 1/20, तो 1/20 बराबर 1/40 + 1/20। ये क्या करिए हमने, मैंने इधर ले आया। ठीक है, देखिए इतनी तो बात आपके समझ में आनी चाहिए। आप क्लास इंटर में पढ़ रहे हो तो पक्षांतर करना तो आता ही होगा। 1/v बराबर 1/40 अंशाल बल कर रहे हो फिर। ठीक है, यहाँ से 40 LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2, तो ये हो जाएगा 3/40, तो 1/v बराबर आ जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा 40/3।
3। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन में हमें v की वैल्यू निकालनी थी। अब इसकी प्रकृति कैसी है, धनात्मक है। कैसी है बेटा, धनात्मक है। ये धन की वैल्यू आई है तो प्रकृति इसकी धनात्मक है, तो ये हमें वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में और भी पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला बेटा क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है द्रव्य तरंगे क्या हैं। सबसे पहली बात, द्रव्य तरंगे क्या हैं, सिद्ध कीजिए कि v विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉनों की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 12.27 एंगस्ट्रॉम है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। आपके एग्जाम पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन इस क्वेश्चन को हल कर सकता है और कौन कौन इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है और मेरे लिए भी रखता है। तो आप लोगों को ना फर्ज बनता है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग को ये क्वेश्चन आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात हम लोग करेंगे इसके बारे में। तो देखो सबसे पहले जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग लेट करेंगे। मैंने आपको पढ़ाया था कि द्रव्य तरंगे क्या हैं, क्या पढ़ाया था, द्रव्य तरंगे क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग बता देता हूं मैं आपको कि द्रव्य तरंगे क्या है। द्रव्य तरंगे या तो बेटा इलेक्ट्रॉन होगा या तो बेटा फिर प्रोटॉन होगा। ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को द्रवित कर दो, क्या कर दो बेटा, द्रवित कर दो। इसे क्या कर दो, द्रवित कर दो और फिर इसके बाद इसमें गति कराओ। क्या कराओ, इधर से द्रवित करके इसे फेंको। तो जब इसमें फेंकोगे ना इसमें, तो इसकी जो तरंगे निकलती हैं, क्या निकलती है बेटा, तरंगे निकलती हैं। और जो तरंगे निकलती हैं वही द्रव्य तरंगे या फिर डी ब्रोगली तरंगे कहलाती हैं। कौन सी तरंगे, डी ब्रोगली तरंगे या फिर कौन सी तरंगे, द्रव्य तरंगे। क्या क्या बोल दोगे, कोई द्रवित कण को हम लोग गति कराते हैं और गति कराते समय जो उससे जो भी तरंगे निकलती हैं उन तरंगों को डी ब्रोगली तरंग या फिर द्रव्य तरंगे कहा जाता है। क्या करो बोलोगे बेटा कि जब कोई कण, मान लीजिए कोई कण है, उस कण से हम लोग क्या करेंगे कि जब कोई कण है उस कण को हम लोग द्रवित करेंगे और उसको गति कराएंगे। सपोज करो ये कण है, इसको हम ऐसे फेंक रहे हैं यहाँ पे लाने के लिए, तो जब यहाँ तक आएगा तो कुछ ना कुछ तरंगे निकालेगा और जो तरंगे निकालेगा वही कहलाती है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य या फिर द्रव्य तरंग दैर्घ्य। तो आप इनकी डेफिनेशन लिखिएगा कि कोई द्रवित तरंग इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को जब हम गति कराते हैं तो उससे जो तरंगे निकलती हैं उन्हें डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य या फिर द्रव्य तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब इसके बाद हमसे प्रूव करा रहा है कि लेम्डा बराबर 12.257 अपन रूट के अंदर v इंटू एंगस्ट्रॉन होता है। लेम्डा बराबर 12.27 अपन में रूट v इंटू एंगस्ट्रॉन होता है। ये हमसे सिद्ध करा रहा है। ठीक है, अब बेटा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मानेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि v विभवांतर, ठीक है, v विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉनों की तरंग दैर्घ्य। तो हम लोग मानते हैं कि v विभवांतर मान लें q चार्ज है, q आवेश है और v मान लेते हैं। तो E बराबर देखिए हम लोग फार्मूला एक जानते हैं, E बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। E बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। E क्या है, ऊर्जा है। U बराबर आपने पढ़ा होगा हाफ mv स्क्वायर, तो ये वही है। ठीक है, v वेग से मान लेते हैं कि कोई गति कर रहा है, वो गति v वेग से। ठीक है, तो ये E बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए आप लोगों ने इसमें क्या करवा दीजिए, m का ऊपर गुणा करवा दीजिए और m का नीचे गुणा करवा दीजिए। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, E बराबर 1/2 m स्क्वायर और v स्क्वायर अपान में हो जाएगा m। तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, E बराबर 1/2 mv का होल स्क्वायर अपान में m। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, P बराबर आप जानते हो फार्मूला होता है mv, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ E बराबर 1/2 p स्क्वायर, mv की जगह में p, अब p स्क्वायर हो जाएगा अपान m। तो क्या मैं इसको p स्क्वायर बराबर निकालूं तो ये 2 इधर चला जाएगा तो 2em। अब इधर का स्क्वायर हटा दूं तो इधर लग जाएगा रूट, तो p बराबर हो जाएगा 2em। बोलो इतनी बात किसके किसके समझ में आई, जहर बात है बेटा, जिसके समझ में आ गई समझ लो क्वेश्चन समझ में आ गया।
अब देखो, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि लेमडा बराबर प्रूव करना है। तो आप जानते हो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य या द्रव्य तरंग दैर्घ्य के लिए मैंने एक संबंध प्रूव कराया था, लेमडा बराबर एच बटे पी। क्या प्रूव कराया था? लेमडा बराबर एच बटे पी। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर ए, तो यहाँ पे लिखो। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, तो यहाँ पे लिखोगे पी का समीकरण एक यानी कि पी का मान समीकरण 2 में रखने पर, या इस समीकरण में रखोगे तो लेमडा बराबर एच अपान पी के स्थान पे क्या रखना है? 2m इंटू ई। क्या रखना है बेटा? 2m इंटू ई। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम पे देखने को मिल जाए तो ई बराबर आप एक फार्मूला जानते हैं, क्यू नॉट इंटू वी। क्या जानते हैं? क्यू नॉट इंटू वी। ये क्या होता है? विभवांतर। ये क्या होता है बेटा? विभवांतर। क्योंकि अपना क्वेश्चन पहले ही बोल रहा था कि वी विभवांतर से त्वरित, तो हम लोग को विभवांतर, और ये वेग होता है। ये क्या होता है बेटा? ये वेग होता है, लेकिन ये खत्म हो गया, हमें वी भी लाना है। तो ई बराबर होता है क्यू नॉट इंटू वी। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे लेमडा बराबर एच अपान रूट के अंदर 2m और इसके बाद क्यू नॉट इंटू में वी। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें m की वैल्यू रखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इसके बाद ये प्लांक नियतांक की वैल्यू रखिए। सॉल्व कर दीजिए, आपका प्रूव होके आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में पहले ही वैल्यू आपके पेपर सेट में भी दिया जाता है। h प्लांक नियतांक है, h की वैल्यू ये होती है। इसके बाद यहाँ पे e की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कि q की वैल्यू ये दी गई है, और m की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई, आपको याद रखना है। इसीलिए कभी कभी देता है, कभी कभी नहीं देता। 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बस वैल्यू रख देनी है, प्रूव होके आ जाएगा। तो लेमडा बराबर 6.6 इंटू 10⁻34। इसके बाद अपान रूट लगाएंगे, रूट लगाने के बाद 2, और m की वैल्यू आप जानते हैं 9.1 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। m बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31, और इलेक्ट्रॉन का आवेश अभी भी दिखाया 1.6 इंटू 10⁻19। इसके बाद ये हो जाएगा इंटू में v। आप देखो बेटा करना क्या है आपको, वो समझ लीजिए। ठीक है, मेन बात ये है कि आपको करना क्या है, कैलकुलेशन कैसे करनी है। कैलकुलेशन आपको ऐसे करनी है, सबसे पहले क्या करो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो। तो 9 दो कितना हो गया? 11.1, और 11 एक देखो 11.1, तो क्या हो जाएगा? 11 एक 12 पॉइंट क्या हो जाएगा? 7। देखिए 9 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? 18। सबसे पहले इसका मल्टीपल करेंगे तो 9 दूनी 18, और 18 में जब हम लोग 1.6 का मल्टीपल करेंगे, कितने का मल्टीपल करेंगे? इतनी 3 चीज़ों का आप मल्टीपल कर लीजिए, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल। जब आप इन सभी का मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा, इधर देखिएगा आ क्या जाएगा? 6.6 इंटू 10⁻34, और नीचे आ जाएगा आपका जुखाम बहुत तेज़ी से बेटा, मैं क्लास को अब थोड़ा सा बंद करूंगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा 29 पॉइंट करके कुछ आएगा, 29.2 लेट कर लो v इंटू में क्या आ जाएगा? v। अब देखो इसके बाद ये ऊपर 34 है, और इंटू में देखिए पावर को ऐड कर लीजिए, तो 10⁻31, और ये हो जाएगा 50। 10⁻19 और 10⁻31 हो जाएगा 50। ऊपर ले जाओगे तो ये 10⁻⁻25 बाहर आ जाएगा, ऊपर ले जाओगे तो प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है, जब ऊपर ले जाओगे तो प्लस का 25 हो जाएगा, और ये 29 है। ठीक है, अब 29 का 5 बचे 25 यानी कि 5 पॉइंट कुछ करके बाहर कर लीजिए, तो 6.6। अब तो जीने नहीं दे रही है जुखाम। अब 29.12 का निकाल लेंगे, 5 पॉइंट कुछ करके निकाल लीजिए। सपोज आपने निकाल लिया 5.3, कुछ भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 10⁻34 है, तो ये हो जाएगा 10⁻34, और ये ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? 10 की पावर ऊपर हो जाएगा प्लस का, तो 10⁻25। ठीक है, 10⁻25। अब इसको घटा देंगे, तो इसको जैसे ही भाग देंगे तो ये हमारे पास कुछ निकल के आएगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा 12.25 करके आएगा, 12.27। अपान में देखिए ये रूट भी चल रहा था, सॉरी मैं यहाँ पे भी नहीं लिखा, ये वाला v, तो ये आ जाएगा रूट v। अब देखिए ये 10 की पावर माइनस कितना था? 34, और ये 10 की पावर 25 घटेगा तो कितना बचेगा?
10⁻⁹ कितना बचेगा 10⁻⁹। और ये वाला जो पॉइंट था इस पॉइंट से इसे बना देंगे 10⁻⁻10 और फिर इसके बाद भाग देंगे तो ये 10⁻⁻10 क्या कहलाएगा एंगस्ट्राम 12.27 अपॉन रूट भी और इंटू एंगस्ट्राम ये निकल के आ जाएगा लैम्डा बराबर। बेटा मैं आपको बता दूं मुझे जुकाम ज़्यादा सता रही है, आप लोग क्या करिएगा इसकी वैल्यू मैंने रख दी है, इतने को सॉल्व कर लीजिएगा आ जाएगा। वैसे मैंने सॉल्व कर दिया है, समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सॉल्व करवा दूंगा। मुझे जुकाम बहुत तेज़ी से बढ़ गई है और मैं अब क्वेश्चंस को नहीं करा सकता। देखिए और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा कराते हैं, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संडे में थोड़ा सा ये अनसॉल्व